वेलकम टू DICS गाइस। आज हम बात करेंगे संडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज के बारे में। हमारा जो संडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेज है कुछ इस तरह से दिख रहा है, राइट। एवरी संडे हम यही चीज़ आपके सामने लेके आते हैं और अंत तक जुड़े रहना। हम बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो यूपीएससी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यू वोंट बिलीव, पिछले 3-4 साल से यूपीएससी का ट्रेंड ऐसा रहा है कि सिर्फ एक ही पेज से वो करीबन 3 या 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर आप पूरा अपने सीरीज देखी तो शायद कितने पेजेस होंगे, 50 पेजेस। 50 पेजेस से अगर 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं तो दैट्स अ गुड डील, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले न्यूज़ की तरफ। जो फर्स्ट न्यूज़ है हमारा संडे साइंस में, उसमें ऐसा है कि देयर आर सर्टेन कमिटी टू ओवरव्यू द कैप्टिव वाइल्ड एनिमल ट्रेड। ये वाइल्ड एनिमल का जो ट्रेड है उसको देखने के लिए जस्टिस दीपक वर्मा की एक कमेटी बनाई गई है। अब ये कमेटी क्या करेगी, तो इट विल ओवरसाइट सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर द इंपोर्ट ऑफ सर्टेन एनिमल्स, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एनिमल्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ एनिमल्स, रेस्क्यू एंड देन रिहेबिलिटेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अब ये जो जू के अंदर होते हैं उनको भी हम काउंट करेंगे और जो वाइल्ड के अंदर रहते हैं उनको भी हम काउंट करेंगे। उसमें एक एडवाइजरी ये दी गई है कि आपको यहाँ पे जो दिख रहा है एलिफेंट का जनरली जो ट्रेड हमारा है वो किसके लिए अलाउ करते हैं हम, तो रिलीजियस पर्पसेस के लिए अलाउ करते हैं। किसके लिए? रिलीजियस पर्पसेस के लिए हम अलाउ करते हैं। तो ये सारा जो ट्रेड है, या तो फिर ये पूरा आपने देखा कि ये कितने सारे एक्ट के ऊपर ये पूरी कमेटी बनी गई है, तो वो कमेटी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत काम करेगी। कौन सा एक्ट यहाँ पे लागू होगा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसमें अभी फिलहाल थोड़ा अमेंडमेंट भी किया गया है। पहले इसमें 6 शेड्यूल थे, अब कितने शेड्यूल हो गए? 4 शेड्यूल हो गए। और 4 शेड्यूल में भी जो 4th शेड्यूल जो यहाँ पे हमने ऐड किया है वो किसके रिलेटेड है? वो साइट्स के रिलेटेड है। किसके रिलेटेड? साइट्स के रिलेटेड। सो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म साइट्स? साइट का फुल फॉर्म क्या है? तो एक कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, हमें और मजा आएगा, राइट। तो साइट्स के लिए उन्होंने 4th शेड्यूल जो है वो ऐड कर दिया गया है। तो ये जो पूरा शेड्यूल है वो किसके लिए हेल्प करेगा हमें? सो दैट वी कैन ओवरसाइट कि यहाँ पे जो भी हमारा ट्रेड चल रहा है वो ट्रेड इट डज नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसीज। उसमें भी जो हमारे एंडेंजर्ड स्पीसीज है या तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये सारी कुछ चीज़ें करनी पड़ रही है। उसके बाद आपको शायद ये चीज़ पता होगी कि विच इज़ द मोस्ट इलीगली ट्रेडेड एनिमल। विच इज़ द मोस्ट इलीगली ट्रेडेड एनिमल? कैन यू नेम इट? क्या आप उसका नाम बता पाओगे? राइट इट डाउन इन अ कमेंट। बताइए कि कौन सा ऐसा है कि जो हाईएस्ट या तो फिर इलीगली ट्रेडेड, द मोस्ट इलीगली ट्रेडेड एनिमल है, राइट। वो स्केली एनिमल है। थोड़ी सी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, राइट। आई विल वेट फॉर द आंसर। उसके बाद जो हमारी सेकंड न्यूज़ है तो उसमें कहा कि लाइंस बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर हैव बीन ब्लर्ड इन जोशीमठ इंसिडेंट। अब जो जोशीमठ है, जनवरी से हमें पता है कि इट इज़ अ सब्जेक्टेड टू लैंड सब्सिडेंस। अब लैंड सब्सिडेंस एंड लैंडस्लाइड में थोड़ा सा अंतर है। लैंडस्लाइड में क्या होता है? सडन मूवमेंट होती है। और लैंड सब्सिडेंस में कैसा होगा कि धीरे धीरे वो लैंड जो है वो धीरे धीरे नीचे चलती जाएगी और जो माउंटेन है वो पूरा नीचे बैठता जाएगा, ऐसा हमें लगेगा। और रीज़न क्या है? तो एक कमेटी ऐसी बनी थी इन 1976। ये कमेटी जो महेश चंद्र मिश्रा की कमेटी थी, उन्होंने ऐसा बोला है कि जो जोशीमठ है उसके ऊपर डेवलपमेंट हमें नहीं करना चाहिए। क्यों हमें नहीं करना चाहिए? क्योंकि जोशीमठ हैज़ बीन बिल्ट ऑन द डेब्रीज ऑफ एंशिएंट लैंडस्लिप्स एंड लैंडस्लाइड्स। तो ये पुराने जो लैंडस्लिप और लैंडस्लाइड की वजह से वहाँ पे जो भी चीज़ें रेसिड्यूज बचे हैं उसके ऊपर पूरा जोशीमठ है। जोशीमठ इज़ नॉट ओरिजिनल माउंटेन। उनका कहना है ऐसा कि जो जोशीमठ का जो पूरा लैंड है वो ओरिजिनल माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस से नहीं हुआ है, बट वो माउंटेन ब्रेकिंग प्रोसेस से हुआ है। वो इट इज़ अ रेसिड्यूज और डेब्रीज ऑफ एंशिएंट लैंडस्लाइड एंड लैंडस्लिप। तो उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए। बट पहले क्या होता था? डेवलपमेंट टूरिज्म की वजह से हो रहा था। फिर डेवलपमेंट किसकी वजह से चालू हुआ? तो वहाँ पे हमने आर्मी बेसिस बनाने चालू किए। फिर हमारा इंडो तिबेटियन पुलिस फोर्स जो है ITPB, वो वहाँ पे अपना बेस बना रहा है, आर्मी अपनी बेस बना रही है। तो वो सिक्योरिटी के नाम पे वो सारा डेवलपमेंट हो रहा है और बड़े से बड़े लैंड को क्लियर किया जा रहा है, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। एंड दैट्स वाई जोशीमठ जो राइट नाउ विच इज़ फेसिंग लैंड स्लिप और लैंड सब्सिडेंस, वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो सकता है। और उसमें भी यू वोंट बिलीव कि देयर आर एटलीस्ट
समझ लीजिए कि देर आर एटलीस्ट 100 to 200 500 फैमिलीज हैव टू रिहेबिलिटेट समवेयर एल्स। क्यों ऐसा करना पड़ा उनको? क्योंकि उनके जो घर है उसमें दर्रारें पड़नी चालू हो गई, जो रोड्स है वो ब्रेक होने चालू हो गए, एंड सारे के दिमाग में एक ही चीज़ थी कि क्या ये पूरा पूरा जोशीमठ एक टाइम पे नीचे धंस गया तो? दैट कुड बी अ क्वेश्चन। तो जोशीमठ है, उसमें एक दूसरी एक चीज़ है कि 2009 में वहाँ पे कोई एक अंडरग्राउंड वाटर का एक एक्वीफर था, वो वहाँ पे लीक हो गया। 2009 में जब ये लीक होना चालू हुआ तब सभी को पता ही था कि ये लीक होना चालू हुआ है। अब ये जो एक एब्सोल्युटली नेचुरल प्रोसेस है, बट हम नेचुरल प्रोसेस को हमने क्या किया, और उसके ऊपर डेवलपमेंट करके और एंथ्रोपोजेनिक वर्क करके हमने इसको और ज़्यादा एग्रीवेट कर दिया और एक्सेलरेट कर दिया, एंड दैट्स व्हाट वी आर फेसिंग राइट नाउ। सो इसको हमें बचाना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट में ये पूरा चीज़ आएगी कि हाउ जोशीमठ इज़ डूइंग देयर, जोशीमठ में कैसे हमें मैनेजमेंट करना है, वो सारी चीज़ें आपके GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट में आएगी। डिजास्टर के रिलेटेड ही एक उसके बाद की जो न्यूज़ है उसमें ऐसा है कि स्टेट्स आर डिमांडिंग दैट लाइटनिंग शुड बी अ पार्ट ऑफ डिजास्टर। जो अभी फिलहाल हमारे डिजास्टर है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो साइक्लोन आता है, ड्रॉट आता है, अर्थक्वेक आता है, फायर आता है, सुनामी आता है, हेलस्टॉर्म आता है, लैंडस्लिप आती है, एवलांचेस आते हैं, क्लाउड बस्ट आएंगे, पेस्ट अटैक, फ्रॉस्ट एंड इवन कोल्ड वेव्स भी हम उसको कंसिडर करते हैं। जब भी इस प्रकार का डिजास्टर आएगा और लॉस ऑफ लाइफ हो गया, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, कुछ भी प्रकार की कैजुअलिटी होगी, तो फिर जाके सेंटर जो है वो अपना फंड यहाँ पे रिलीज करती है। बट फिलहाल लाइटनिंग को हमने डिजास्टर के अंदर इंक्लूड नहीं किया है। सो दैट्स वाई ये जो चीज़ है उसको हमने डिजास्टर के अंदर इंक्लूड ना करने की वजह से क्या हो जाएगा, कोई भी प्रकार का फंड नहीं आएगा। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, राइट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो 2005 में बनी है, राइट, उसके मैंडेट के अंदर ये कह रहे हैं कि लाइटनिंग को ऐड करना चाहिए। क्यों लाइटनिंग को ऐड करना चाहिए? क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो लाइटनिंग को और ज़्यादा एग्रीवेट कर रहा है। एटलीस्ट हमें पर ईयर कितनी डेथ्स मिल रही है? 300 जितनी डेथ मिल रही है। और पिछले 4-5 सालों में क्या कहा गया कि एटलीस्ट 1500 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यू टू द लाइटनिंग और द स्ट्राइकिंग ऑफ द लाइटनिंग। तो क्या लाइटनिंग को डिजास्टर मैनेजमेंट में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दैट इज अ गुड क्वेश्चन, राइट। आप हमें बताइए कि क्या आपको लगता है कि हमें लाइटनिंग को यही सारे डिजास्टर की लिस्ट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए? एंड शुड इट बी डेल्ट विद NDMA और स्टेट गवर्नमेंट? शुड इट बी डेल्ट विद स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स, और ऐसे ही जस्ट रैंडम कोई भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से ये पूरा हैंडल होना चाहिए, राइट? आपका ये डिजास्टर मैनेजमेंट GS3 का पार्ट रहेगा, और UPSC हर साल 2 से 3 क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ लेती है। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है। सो प्लीज़ रीड होल आर्टिकल। अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट लगे आस्क अस, सीधा ही कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, हम तुरंत ही उसका आंसर देंगे। उसके बाद एक छोटी सी ट्रिवियल न्यूज़ है कि सर्टन एक कैमरा फाउंड किया गया है कि जो कैमरा की जो नॉर्मल शटर स्पीड है या कैप्चर करने की स्पीड है वो नॉर्मल कैमरे से कितनी है? 1000 गुना ज़्यादा। जो हमारा नॉर्मल एडवांस टेक है जो अभी फिलहाल जो मार्केट में अवेलेबल है, महंगे से महंगा जो है, उससे भी ये कितना ज़्यादा क्लिक करेगा? 1000 टाइम ज़्यादा क्लिक करेगा। इतनी सोफिस्टिकेटेड ये टेक्नोलॉजी है। और ये जो टेक्नोलॉजी है वो किसके ऊपर काम करती है? LS कप के ऊपर काम करते हैं। किसके ऊपर? LS कप। LS कप स्टैंड फॉर लेजर शीट कंप्रेस्ड अल्ट्रा फास्ट फोटोग्राफी। लेजर शीट कंप्रेस्ड अल्ट्रा फास्ट फोटोग्राफी। नाउ सम ट्रिवियल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि LS कप which is an emerging technology was seen in a news, it is related to what? क्यों ये पूछा जा सकता है? बिकॉज यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि अगर हमने ये टेक्नोलॉजी का प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन किया या तो फिर ऐसे अच्छे अच्छे डिवाइसेस बनाए सो दैट वी कैन ट्रेस दैट कि हमारा जो ये शूट है जो ब्लैक एंड ब्राउन कार्बन है, क्या है? ब्लैक एंड ब्राउन कार्बन, जो कहाँ से जनरेट होता है? कोई भी फोसिल फ्यूल का कंबशन करोगे ये जनरेट होगा। तो ये कहाँ से जनरेट हो सकता है? तो किचन वेस्ट से जनरेट हो सकता, किचन स्टव से जनरेट हो सकता है, कार इंजन से हो सकता है, इवन वाइल्ड फायर से हो सकता है, इंडस्ट्री से हो सकता है। सो फ्लेम से ये शूट कैसे अलग होती है या फ्लेम से ये पूरा ब्लैक एंड ब्राउन कार्बन कैसे रिलीज होता है, वो पूरा स्टडी करने के लिए दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी विल हेल्प अस एंड इट विल मेक अस मोर अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये किस हिसाब से हो रहा है और कैसे हो रहा है। सो हाउ टू डील विथ इट। क्या उसमें कोई फिजिक्स आएगा या नहीं आएगा, कोई केमिस्ट्री आएगी नहीं आएगी, दैट टाइम विल टेल अस, बट ये इट इज़ वन ऑफ द गुड स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन। उसके बाद थोड़ा इम्यूनाइजेशन के ऊपर है। अब इम्यूनाइजेशन के ऊपर ऐसा
न्यूज़ है कि फिलहाल सर्टेन एंटीबॉडीज आर नॉट फाउंड व्हेन सर्टेन किड्स वर एडमिनिस्टर्ड विथ जापानीज एनसेफेलिटीज वैक्सीन। अब जापानीज एनसेफेलिटीज वैक्सीन है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मिशन इंद्रधनुष। किसका पार्ट है ये? मिशन इंद्रधनुष। अब मिशन इंद्रधनुष क्या है? तो ये है एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम के तहत हम क्या टारगेट कर रहे हैं? वी आर टारगेटिंग किड्स अलॉन्ग विथ प्रेग्नेंट वुमन, या तो फिर लैक्टेटिंग मदर्स। हम लैक्टेटिंग मदर्स एंड किड्स दोनों को टारगेट कर रहे हैं। हमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम करना है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी कम करना है। और उसमें किड्स के अगर मैं बारे में बात करूं तो किड्स में जनरली 12 से लेके 23 मंथ, ये एज ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं। और फिलहाल इसके अंदर हम 12 ऐसे डिसीजेस है जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, एंड विच आर वेरी वेरी लीथल, जो इनकी मोर्टेलिटी में सबसे ज़्यादा फोर्स है, उसको हम काउंटर करने का ट्राई कर रहे हैं। और ये जो मिशन इंद्रधनुष है वो कब चालू हुआ? 2014 में चालू हुआ। इट हैज़ बीन नियरली 9 ईयर्स, और 9 ईयर में हमने एटलीस्ट 1 करोड़ वुमेन को इम्यूनाइज किया है। कितनी? 1 करोड़ प्लस वुमेन को इम्यूनाइज किया है। इवन इम्यूनाइजेशन इन अ किड्स हैव बीन रोज अप टू 85%। कितना राइज हो गया है? 9 साल में 85% जितना राइज हो चुका है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है? तो ये जो वैक्सीन है वो वैक्सीन बनी कहाँ पे है? तो इट इज़ अ चाइनीज़ मेड वैक्सीन। ये क्या है? इट इज़ अ चाइनीज़ मेड वैक्सीन। और चाइनीज़ मेड वैक्सीन की वजह से उनमें प्रॉपर एंटीबॉडीज़ क्रिएट नहीं हुई है। एंड एंटीबॉडीज़ क्या होता है? तो एंटीबॉडी हेल्प अस टू फाइट सर्टेन काइंड ऑफ अ डिसीज़। तो ये जो हमारा एंसेफेलाइटिस है उसको फाइट करने में हेल्प करेगा, बट वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो रहा है। तो इसके अंदर क्या डेवलप नहीं हो रहा? तो प्रॉपर टी सेल्स डेवलप नहीं हो रहे हैं। और टी सेल्स आर पार्ट ऑफ WBC, जो हमारी इम्यून सिस्टम का पार्ट है। और टी सेल्स जब भी कोई भी वायरस अंदर आएगा, कोई भी बैक्टीरिया अंदर आएगा, तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएंगे और हमें डिफेंस करने में हेल्प करेंगे। बट इनफ टी सेल्स आर नॉट जनरेटिंग, दे आर नॉट जनरेटिंग। तो फिर हम क्या करेंगे? सो द प्रॉब्लम कुड बी वैक्सीन, द प्रॉब्लम कुड बी पीपल। और पीपल में भी ऐसा है कि द हॉटस्पॉट इज गोरखपुर। कौन सा है हॉटस्पॉट? क्या है? यूपी का गोरखपुर है, जहाँ पे हमें और थोड़ा सा ये डिसीज बर्डन थोड़ा पीक पे हमें मिला है। सो नाउ आवर हेल्थ मिनिस्ट्री शुड बी वेरी अलर्ट कि भाई ऐसा कोई बड़ा सा एपिडेमिक या पैंडेमिक ना आ जाए कि हम काफ़ी सारे चिल्ड्रन को लॉस कर दे, काफ़ी सारे मदर्स को लॉस कर दे। सो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। एंड सिंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो फिर एक नेशन वाइड उसकी अवेयरनेस हमें करनी चाहिए। और उसमें भी ये चाइनीज़ मेड वैक्सीन है, तो हमें किसको प्रमोट करना चाहिए? मेक इन इंडिया को प्रमोट करना चाहिए, सो दैट हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरे नेशन के ऊपर ना रहे, हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो दूसरे नेशन के ऊपर ना रहे, और पूरा हम हमारे ऊपर आत्मनिर्भर बन के रहे, वैसा हमारा होना चाहिए। और ये जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें क्या क्या आता है? तो हेपेटाइटिस बी के बारे में बात करेंगे हम। फिर उसके साथ साथ वो न्यूमोनिया की भी वैक्सीन बनाते हैं। फिर इसके साथ साथ डायप्थीरिया की होती है, टीबी की होती है। तो ऐसे टोटल उन्होंने 12 लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ को कवर किया है। उसके बाद जो हमारा न्यूज़ है, इट इज़ एनवायरमेंट एंड साइंस, दोनों को मिक्स है। अब एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज़ है, ऑब्वियसली यूपीएससी का एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब उनको तो ऐसा ही होता है कि एनवायरमेंट आया, पूछ लो, सीधा ही पूछ लो। पिछले 3-4 सालों से 20-22 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, कोई जगह पे आप देखोगे तो उन्होंने 17 लिखे होंगे, कोई जगह पे 18 लिखे होंगे, बट मोर और लेस अगर हम साइंस और एनवायरमेंट दोनों को, जो ग्रे एरिया जो है उन सभी को काउंट कर ले तो कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? तो 20 से 22 क्वेश्चन आ जाते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है? तो ये बात कर रहा है डिफॉरेस्टेशन के ऊपर। अब डिफॉरेस्टेशन के ऊपर बात कर रहा है, तो फिलहाल ऐसा है कि सिंस 1990, पिछले 30 सालों में हमने 420 मिलियन हेक्टेयर जो टोटल फॉरेस्ट है उसको हमने डिफॉरेस्ट कर दिया है। क्यों डिफॉरेस्ट किया? ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। दूसरा क्यों डिफॉरेस्ट किया हमने? एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। तीसरा डिफॉरेस्ट क्यों किया हमें? डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि आपको इंडस्ट्री डालनी है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे कि आपको रोड बनाना है, रेलवेज बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, पोर्ट बनाना है, वो सारी चीज़ें बनाने के लिए हमने इतना ज़्यादा क्लियर कर दिया है। फाओ का एक रिपोर्ट है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। कौन सा? ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। अब ट्रिवियल क्वेश्चन में यूपीएससी
ये भी पूछ लेती है कि ये पर्टिकुलर रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, या तो फिर ये असेसमेंट किसने रिलीज किया। तो यहां पे ध्यान रखना, इट इज अ फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये कोई एनवायरमेंट वाले नहीं है, जस्ट उसमें कंफ्यूज करने के लिए एनवायरमेंट का कुछ डाल दिया होगा। तो ध्यान रखना कि आप एनवायरमेंट क्लिक करके ना आ जाओ, राइट। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है कि ये यूएन फाओ का है। अब उनके हिसाब से ऐसा है कि राइट नाउ 31% लैंड ऑन द अर्थ इज कवर्ड विद द फॉरेस्ट, एंड फॉरेस्ट है वो सबसे बड़ा क्या है, इट इज अ कार्बन सिंक। फॉरेस्ट क्या है, इट इज अ वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्बन सिंक। और इंडिया में फिलहाल इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में कितना फॉरेस्ट कवर है, तो 22% फॉरेस्ट कवर है। उसमें भी अंडमान निकोबार हैज नियरली 75% ऑफ फॉरेस्ट कवर। बट अंडमान निकोबार में भी डेवलपमेंट चल रहा है। पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो वहां पे ट्रेड के हिसाब से उन्होंने डेवलपमेंट किया। अब हम क्या कर रहे हैं, उसके नजदीक ही मलाक्का स्ट्रेट है, और आपको पता होगा मलाक्का स्ट्रेट इज वन ऑफ द चोक पॉइंट। वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी चोक पॉइंट है, और इंडियन ओशन की सिक्योरिटी के लिए भी चोक पॉइंट है। तो वहां पे चोकिंग ना हो जाए उस वजह से, और चाइनीज सुपीरियरिटी को काउंटर करने के लिए हमने क्या किया, तो हमारा जो निकोबार आइलैंड है वहां पे हमने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अभी इंस्टॉल किया है, और उसमें हम मल्टी मॉडल ये फैसिलिटीज़ भी बनाएंगे। उसके अंदर हम नेवी जो है उसको भी वहाँ पे एक्सपांड करेंगे, एयरफोर्स को भी थोड़ा सा वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। वी विल ट्राई टू बी एज मच एज सिक्योर। क्यों, इंडियन ओशन रीजन की जो सिक्योरिटी है उसमें हमें नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना है। क्या बनना है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। और हमें एक रीजनल लीडर नहीं, ग्लोबल लीडर बन के उभर के आना है, राइट। तो फिलहाल अब ये रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा है कि अगर 1% आप फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं तो सामने ही 1% वाटर रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, एंड स्पेशली इट इज हर्टिंग द रूरल इकोनॉमी और रूरल एरिया। 1% आपने यहाँ पे फॉरेस्ट कम किया, यहाँ पे 1% पानी कम हो जाएगा। रीजन क्या है, जो फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट होगा तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। वो क्या करेगा, एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, वो बारिश को अट्रैक्ट करता है। तो जितना ये फॉरेस्ट कम हो जाएगा उतनी बारिश नहीं आएगी। जितनी बारिश कम हो जाएगी तो रूरल एरिया में पानी की अवेलेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इट हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विथ इट। और दूसरा ऐसा एक केस स्टडी है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है NHAI, वो तेलंगाना में हाईवे को 2 लेन से 4 लेन बना रही है। तो 2 लेन से जब 4 लेन बनाएगी तो ऑब्वियस बात है कि काफ़ी सारे ट्रीज को कट करना पड़ेगा। पर उसमें भी कट कौन से हो रहा है, बनियन ट्रीज कट हो रहे हैं। और जो ये बनियन ट्रीज है, क्या लगता है आपको कितने साल के होंगे, दे आर सेंचुरीज ओल्ड, दे आर 600, 700, 800 ईयर्स ओल्ड। और उनको किसने उगाया है, ऐसा कहा जाता है कि निज़ाम हैज़ हिमसेल्फ प्लांटेड दिस। तेलंगाना में जो हैदराबाद स्टेट के जो निज़ाम थे उन्होंने ये प्लांट किए थे। तो ये जो बनियन ट्री है, एटलीस्ट दे आर लुकिंग टू अपरूट 9000 बनियन ट्रीज। अब आप देख लीजिए, इतना बड़ा जो कार्बन स्टॉक है अगर काट दिया गया तो फिर क्या होगा, कार्बन एमिशन होगा, ऑब्वियस बात है। और ये कार्बन एमिशन में ऐसा कहा गया कि अगर हमने प्रॉपर डिफॉरेस्टेशन करते रहे तो 11% ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कुड बी एस्केप्टेड टू एटमॉस्फेयर। 11% अगर उनमें बढ़ोतरी हो गई तो सामने उतनी गर्मी बढ़ती जाएगी, उतना ही ग्लोबल वार्मिंग होगा और उतना ही क्लाइमेट चेंज को हम पुश करेंगे। सो वी नीड टू लुक एट द डेवलपमेंट। और हमारा डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। जितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा उतना ही हमारे लिए भी अच्छा होगा, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी अच्छा होगा। उसके बाद 4 छोटी छोटी न्यूज़ है, एक बार एक देख लेते हैं। सबसे पहला ऐसा है कि जो बम्बल बी है, बम्बल बी आपको पता होगा, बम्बल बी आपने मूवी में भी देखा होगा, जो ट्रांसफॉर्मर था उसमें बम्बल बी आता था। अब बम्बल बी जो है, सो दे पिकअप सर्टेन न्यू ट्रेंड्स एंड देयर बिहेवियर। वो क्या करते हैं, दूसरी बीज को देखते हैं और अपना बिहेवियर उस हिसाब से चेंज करते हैं। तो ये जो बिहेवियरल साइंस है वो बम्बल बी को भी ऑब्जर्व कर रहा है। तो उनका कहना है ऐसा है कि क्या ये जेनेटिकली लिंकअप है, क्या इसका लिंकअप कोई ह्यूमन के साथ भी हो सकता है, बिकॉज वी आर ऑल्सो टेंड टू कॉपी एवरीथिंग। हम देखिए कि पहले हम धोती वगैरह पहनते थे, अब सीधा ही हम ब्लेजर सूट पे आ गए। तो हम भी क्या करते हैं, दूसरे लोगों को देख देख के कॉपी करते हैं, चोरी करते हैं, राइट। तो ये भी ऐसा है कि दे आर लर्निंग फ्रॉम वन अनदर। और उसमें ऐसा है कि बी को बताया गया कि भाई ऐसे कुछ नॉब घुमाओगे तो आपको थोड़ा सा स्वीट मिलेगा, इस तरह नॉब घुमाओगे तो स्वीट मिलेगा, एंड बी टेंड टू डू दिस। और एक दूसरे को देख देख के वो कॉपी कर रहे थे। फिर ऐसा था कि हाई सी ट्रीटी अभी हमने बनाई है। क्या बनाया, हाई सी ट्रीटी बनाई हमने। अब हाई सी ट्रीटी किसके लिए है, टू कंजर्व ओशनिक रिसोर्सेस।
जो हमारे ओशनिक रिसोर्सेज है उसको कंजर्व करने के लिए हमने हाई सी ट्रीटी बनाई है। अब ये जो हाई सी ट्रीटी है उसके पहले क्या था, तो 1982 में हमने बनाया अनक्लॉज। अनक्लॉज का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज टू कंजर्व द सी एंड टू प्रोटेक्ट द सी। बट ये जो अभी जितना भी हो रहा था वो मोस्टली किसके लिए रिलेटेड था, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के रिलेटेड था, जो एक नेशन के अधिकार में आता है जितना पानी, राइट वो ऐसा कि 200 नॉटिकल माइल तक जो एक्सटेंड होता है पानी, वहां तक आपको उसको प्रोटेक्शन करना है, उसके बारे में था। तो जो हाई सीज है या तो फिर इंटरनेशनल वाटर्स है उसके बारे में कुछ भी बात नहीं हो रही थी। तो पहली बार हाई सी को ध्यान में रख के हमने क्या किया, एक ट्रीटी प्रिपेयर करी है और उसको कहा जाता है हाई सी ट्रीटी। अब ये जो हाई सी ट्रीटी है इट इज येट टू बी एक्सेप्टेड, येट टू बी रेटिफाइड, सारे नेशंस ने अपने अपने प्लेज नहीं किए हैं। वंस इट विल बी रेटिफाइड ये सभी के ऊपर लीगली बाइंडिंग होगी और जो हमारा हाई सी का जितना भी बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर कंजर्वेशन का पूरा पूरा प्लान बनेगा। जब भी कोई कंट्री को कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है वहां पे, जैसे कि इंडिया भी फिलहाल क्या कर रहा है, तो सेंट्रल इंडियन ओशन बेड में हम कुछ एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, किसका, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स का, उसको मैंगनीज नोड्यूल भी बोलते हैं। तो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स का जो अभी फिलहाल हम जितना भी एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके पहले हम करेंगे एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वुड बी मैंडेटरी फॉर ऑल द प्रोजेक्ट, whoever country signs this it will be binding upon them, so it is again a better step in a good direction। तो देखेंगे अब हम ये सारी बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाते हैं। दूसरा लाइफस्टाइल रिलेटेड जो बात हुई है कि ऐसा है कि सर्टेन टाइप 2 डायबिटीज हैज बिन राइजिंग ग्लोबली। जो टाइप 2 डायबिटीज जो है ब्लड रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसमें शुगर जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होती, तो उसमें क्या होता है कि हम एक तो अनहेल्दी खाते हैं, हाई शुगर इनटेक रहता है एंड एक्सरसाइज के नाम पे जीरो होते हैं। सो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अनहेल्दी खाओ, एक्सरसाइज ना करो, तो फिर ओबेसिटी बढ़ती जाती है, ओबेसिटी बढ़ती जाएगी, आपके ब्लड के अंदर शुगर बढ़ता जाएगा, वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होगा। और डायबिटीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देयर आर 2 टाइप ऑफ डायबिटीज़। एक होता है टाइप 1। टाइप 1 कौन सा है कि इट इज़ काइंड ऑफ अ जेनेटिक कंडीशन, वो जीन में ही अंदर होती है कि प्रॉपर इंसुलिन बनता नहीं है, तो फिर जाके आपको इंजेक्शन से इंसुलिन को एडमिनिस्टर करना पड़ता है। तो ये जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो ये जो है वो आपको मोस्टली अर्ली लाइफ में इसकी साइन मिल जाएगी, जैसे कि आप 8 साल के हो, 10 साल के हो, 15 साल के हो, वहाँ से ही ये पता चल जाएगा कि यू हैव डायबिटीज़ और नॉट। और दूसरा आता है टाइप 2 विच इज़ एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू द लाइफस्टाइल। आप बाहर जाओ, खूब खाना पीना करो, आइसक्रीम वाइसक्रीम खाओ, इतनी ज़्यादा शुगर लेते रहो, अभी तो वॉफल चल रही है, वॉफल खाओ, नटेला खाओ, जो भी चीज़ है, और ये लोग बेचते कैसे है, ज़ीरो शुगर करके बेचते हैं, बट हु नोज़ कि एक्चुअली उसमें क्या होता है। और ये सारी लाइफस्टाइल की वजह से जब हमारा जो ज़िंदगी है वो बैठे बैठे ही गुजरती है, हमें फिजिकली कोई लोड लेना नहीं है, ना ही कोई एक्सरसाइज करनी है, ना ही हमें जिम हिट करना है, ना ही कोई स्पोर्ट्स करना है, तो तब जाके ये प्रकार की डायबिटीज़ की बीमारी आ सकती है। एंड इट इज़ किलिंग एटलीस्ट 5 मिलियन टू 6 मिलियन पीपल एवरी ईयर। आप समझिए 50 से 60 लाख लोग सिर्फ ये ओबेसिटी एंड ब्लड रिलेटेड इश्यूज से, स्पेशली डायबिटीज से ये मरते रहते हैं। सो दैट्स वाई वी नीड टू अडॉप्ट सर्टेन लाइफस्टाइल जहाँ पे हमारी जो लाइफ है वो प्रॉपर सस्टेन हो जाए। हमारी लाइफ तो सस्टेन हो जाए, हम हेल्दी रहेंगे तो हमारा पूरा परिवार हेल्दी रहेगा। सो हेल्दी इंडिया यहाँ से ही बनेगा। एंड लास्टली ऐसा है कि एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट हैव ट्रेन्ड सर्टेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टू फाइंड द लाइफ ऑन मार्स। उन्होंने अभी चिले के अंदर आया हुआ अटाकामा डेजर्ट है, इट इज़ वन ऑफ द ड्राइएस्ट ऑफ ड्राइएस्ट डेजर्ट। ये अटाकामा डेजर्ट जो है वहाँ पे उन्होंने सर्टेन फाइंडिंग्स करी, या तो फिर वहाँ पे पूरे एक्सपेरिमेंट किए हैं और मार्स जैसी कंडीशन बना के वहाँ पे लाइफ को कैसे ढूंढना है, कौन से पैटर्न को ढूंढना है, वो सारे रिलेटेड उन्होंने वहाँ पे रिसर्च करना चालू किया है। सो इन अपकमिंग ईयर्स मे बी दे अलॉन्ग विद एलोन मस्क कुछ मार्स के ऊपर कर ले, तो फिर हमें वहाँ पे भी कोई हम कॉलोनाइज कर पाएंगे। सो वो तो बात की बात है। सो एनीवे गाइज, दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, राइट। और कुछ भी आपको सजेशन है प्लीज राइट इट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन, वी विल बी हैप्पी टू इम्प्लीमेंट एंड वी विल बी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।